नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भीलवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका सीखा था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके 1 महीने के अंदर एग्जाम है, आपको पूरा समर्पित होकर अध्ययन करना है। ये 1 महीना आपको पूरे हर्ष और उल्लास और जोश के साथ समर्पित होकर कार्य करना है। इसी के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं और आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर रूप से अध्ययन करते रहेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हमारे हर वर्ष रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन आता है। पिछले वर्ष रासायनिक अभिक्रिया से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को यह उचित प्रकार से और अच्छे ढंग से समझ में आए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सर्वप्रथम हम रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। आप संयोजन का अर्थ किससे लगा सकते हो? जुड़ने से लगा सकते हो। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात कोई ना कोई चीज जुड़ रही होगी। हम किसी भी अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद सम्मिलित होते हैं। अभिकारक तीर जिसका सिर हमेशा सदैव उत्पाद की ओर होता है। अभिकारक तीर और उत्पाद होते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका अर्थ है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर कोई ना कोई चीज जुड़ रही होगी। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात कोई 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ होंगे, वो आपस में जुड़कर या मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान भाषा से शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसकी एकदम सटीक परिभाषा लिखें। तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस के 2 अणु जुड़ रहे हैं तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड एक एकल उत्पाद के रूप में बाहर निकलकर आता है। तो देखने से हमें पता चलता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बना रहे हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। इसी का उदाहरण हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन गैस के अणु और एक ऑक्सीजन गैस का अणु जब आपस में जुड़ता है तो 2 जल के अणुओं का निर्माण होता है। देखने पे हमें फिर प्रतीत होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब किससे करते हैं? जल के साथ करते हैं। आप यहाँ पर देखिए 2 अभिकारक हैं, ये मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं। बहुत सी आपको ये नाम याद होने चाहिए, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में सूत्र की जगह सिर्फ नाम दिया गया होता है और आपको संतुलित समीकरण लिखने को कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ये याद होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं।
यहाँ हम देखते हैं जब बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझे हुए चूने का जलीय विलयन प्राप्त होता है। बिना बुझे हुए चूने का जो सूत्र है वो है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जबकि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO का होल ट्वाइस, अर्थात बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि आपको ये सूत्र तो एक पेज के अंदर लिख लेने हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। जब इस बिना बुझे हुए चूने का उपयोग हम क्या करते हैं, सफेदी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? सफेदी के रूप में करते हैं। बिना बुझे हुए बहुत बार वार्षिक परीक्षा में आरबीएससी वालों ने दिया गया है कि सफेदी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। बिना बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब बुझे हुए चूने को हम हमारी दीवारों पर लगाते हैं तो बुझे हुआ चूना हमारे वातावरण से धीमी अभिक्रिया कौन सी गैस के साथ कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। मतलब मैं मेरी दीवार के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर चलाता हूँ, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। इसको जब मैं मेरी दीवार के ऊपर पोंछता हूँ तो यह धीरे धीरे धीमी गति से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है। कौन सी गति से करता है? धीमी गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद रंग का पदार्थ होता है। जब हम दीवार के ऊपर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पॉलिश की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं पोता हूं, बिना बुझे हुए चूने को जब मैं दीवार पर पोता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको वातावरण से मिल जाती है, इससे धीमी गति से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों में सफेद रंग की चमक उत्पन्न होती है। 2 से 3 दिन का समय लगता है और हमारी दीवारें जो होती है वो चमकने लग जाती है। और इस अभिक्रिया में संतुलित H2 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का एक बार पूछा गया था, चौक का सूत्र क्या है? चौक का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। और बहुत बार ऐसे वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि चौक का सूत्र बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। बुझे हुए चूने की या कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब किसी के साथ की जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऐसी स्थिति में हमारे को नाम के साथ सूत्र याद होने चाहिए। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी जब किसी सूत्र के साथ कोई उसका स्पेशल नाम लिखा जाता है तो आप एक बार इसको नोट कर लें। ये आपके परीक्षा में बहुत लाभप्रद साबित होंगे, क्योंकि ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सामने एकदम से जब आता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि CaO है या CaOH का होल ट्वाइस है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा, संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप किसी भी अभिक्रिया को देख लो, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक ही हैं, 2 अभिकारक हैं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात देखने से ही हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया कौन सी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम संयोजन अभिक्रिया की व्युत्क्रम अभिक्रिया देखेंगे, मतलब विपरीत अभिक्रिया देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? संयोजन अभिक्रिया में हमने बोला कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं।
यही जब अपन बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, पिछले साल संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का क्वेश्चन आया था। बहुत आसान अभिक्रियाएं हैं, बहुत आसानी से हमारे को समझ में आ जाती है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो, अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हो। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर इसका ही अपन व्युत्क्रम कर दे, इसका ही अपन अपोजिट कर दे, तो हम पाते हैं कि जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? वियोजन बोल देंगे। मतलब इसमें एक आपको अभिकारक दिख रहा है जो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। और हमारे को हमेशा पता है कि राइट हैंड साइड में हमेशा कौन होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो? वियोजन अभिक्रिया बोलते हो या अपघटन अभिक्रिया बोलते हो। तो इसकी परिभाषा आप लिखने की कोशिश करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर समझाने की कोशिश करूं मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसका वियोजन करूंगा तो कार्बन और ऑक्सीजन, एक सामान्य एग्जांपल के तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन भी टूटेगी। अगर मैं जल की बात करता हूं, अगर मैं जल को तोड़ूंगा तो ये भी दो हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु टूटेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, हमारे देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ एकल अभिकारक है, टूट कर या विघटित होकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने बोला था चूना पत्थर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। इसके नाम मैं वापस बता देता हूं, आप इसको क्या बोल सकते हो? या आपको लिखना है, सभी को आपको लिखना है, चूना पत्थर बोल सकते हो। संगमरमर का सूत्र भी CaCO3 होता है। और चौक जो हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए आती है, उसका सूत्र भी होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। वही जो अपन ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता था। उसका जस्ट अपोजिट क्या किया? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझे हुए चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर देता है। मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये नाम लिखने ही है। आपको अगर पूछ ले कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको कोई पूछ ले कि चौक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तीनों का फॉर्मूला CaCO3 है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। हमारे 10th में वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनका अध्ययन करेंगे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर रहे होंगे। 10th बोर्ड परीक्षाएं मार्च में आने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि आप सीरियस हो जाएं और एक महीना सब कुछ अपनी पढ़ाई पर न्योछावर कर दें। आप कम से कम 8-9 घंटे अपनी पढ़ाई को दें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम आपको 8 से 9 घंटे देने हैं। आपका रिजल्ट बहुत मायने रखता है, आपके पेरेंट के लिए, टीचर के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। आपके पास सुनहरा अवसर है, आपके पास डिजिटल व्यवस्थाएं हैं। आपको
बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए हर जगह आपको माध्यम उपलब्ध है, तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़कर और 10th के बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। आगे हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रियाओं को आगे जाके कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक होती है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और एक होती है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। सर्वप्रथम हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा प्राप्त करता है और 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर देता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। उष्मीय वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में अपघटित हो जाता है। अर्थात हम ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हैं जिसमें एक अभिकारक है जिसने ऊष्मा प्राप्त की और वो ऊष्मा प्राप्त करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में जब विभक्त हो जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। उष्मीय वियोजन का हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है आपके प्रकाशीय वियोजन। जब अपन सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश गिरता है, सनलाइट गिरती है, सूर्य का प्रकाश, जब सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश गिरता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कर लेता है और 2Ag प्लस Cl2 मतलब सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को देखने के बाद हमें दिखता है कि सिल्वर क्लोराइड का एकल अभिकारक प्रकाशीय ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो रहा है। यह एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हमारे पास है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया जब किसी, अच्छा इसको कुछ इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, इसमें जल भरा हुआ है H2, 2H2। जब जल से भरे हुए पात्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। अर्थात जब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब जल में कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो तीनों ही अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के कारण, प्रकाश के कारण या विद्युत धारा के कारण, तीनों के कारण विभक्त होकर क्या बनाता है? उत्पाद का निर्माण करता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन का एक और उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर सिल्वर और ब्रोमीन में विभक्त हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है और सिल्वर और ब्रोमीन में विभक्त हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो चलती थी उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था, AgBr का उपयोग किया जाता था। बहुत से 10वीं बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता था, तो वहां सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर है। मैं चाहूंगा कि आप इसको भी एक बार नोट कर लें। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की शीशियों के अंदर बंद करके क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट शीशियों के अंदर, बोतल्स के अंदर अगर अपन सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं तो वह पारदर्शी बोतल में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाएगी और अभिक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड में विभक्त हो जाएगी। इसीलिए वो सूर्य से अभिक्रिया ना करें, इससे बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जैसे पदार्थों को काले रंग की शीशियों के अंदर भर के रखा जाता है। यह क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड से, कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर है। और अगर ये पूछा जाए कि सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड को काले रंग की बोतल के अंदर भरकर क्यों रखा जाता है, तो उसका आंसर यह है कि अगर इन्हें पारदर्शी बोतलों में भरा जाएगा तो यह सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आकर उससे अभिक्रिया कर लेगी और सिल्वर और ब्रोमाइड में विभक्त हो जाएगी। तो आज क्लास का अंत करते हैं इसी के साथ। जय श्री राम।